नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी दिल्ली मेरठ नमो भारत कॉरिडोर को राष्ट्र को करेंगे समर्पण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे कार्यक्रम में शामिल। मुख्यमंत्री योगी आईबीएम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का करेंगे उद्घाटन। शाम 4 बजे सुशांत गोल्फ सिटी लखनऊ जाएंगे। होमगार्ड भर्ती में आपदा मित्रों को मिलेगी प्राथमिकता। सीएम योगी ने कहा, अभी आपदा मित्र की सेवा स्वैच्छिक है। कानपुर में प्रधान पुत्र ने दर्जनों बदमाशों के साथ हरिजनों पर किया जानलेवा हमला। घटना में आधा दर्जन लोगों को आई गंभीर चोटें। कमजोर पटरियों पर दौड़ रही लखनऊ मेट्रो। कैग रिपोर्ट में खुलासा, स्पीड सर्टिफिकेट रिन्यू नहीं, ठेकेदार को करोड़ों का फायदा पहुंचाया। अमेठी में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी। पुलिस मुठभेड़ में गोकशी आरोपी घायल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का, शुरुआत करते हैं लखनऊ की खबर से। राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, नमो भारत कॉरिडोर राष्ट्र को होगा समर्पण। तो दिल्ली मेरठ नमो भारत के कॉरिडोर का राष्ट्र को समर्पण होगा। मेरठ मेट्रो का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। बता दें कि दोपहर करीब 1 बजे रैली ग्राउंड मोहिउद्दीनपुर मेरठ में यह कार्यक्रम होगा। तो दिल्ली मेरठ नमो भारत के कॉरिडोर का राष्ट्र को समर्पण। मेरठ मेट्रो का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और आगे बढ़ते हैं खबरों में। खबर कानपुर से है, जहां प्रधान पुत्र ने हरिजनों पर जानलेवा हमला किया है। दर्जनों बदमाशों के साथ मिलकर प्रधान पुत्र ने हमला किया। घटना में आधा दर्जन लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। दबंग प्रधान पुत्र के ट्रैक्टर निकलने को लेकर यह विवाद हुआ था। पुलिस कमिश्नर को फोन करने पर हरकत में आई पुलिस। डीसीपी साउथ दीपेंद्र नाथ चौधरी ने घटना का निरीक्षण किया है। सजेती थाना क्षेत्र के मढ़ा गांव की घटना आपको बता रहे हैं। तो पुलिस कमिश्नर को फोन करने पर पुलिस हरकत में आई और फिलहाल इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। डीसीपी साउथ दीपेंद्र नाथ चौधरी ने घटना का निरीक्षण किया है। तो सजेती थाना क्षेत्र के मढ़ा गांव की घटना आपको बता रहे हैं। कानपुर से खबर, जहां प्रधान पुत्र ने हरिजनों पर जानलेवा हमला किया। दर्जनों बदमाशों के साथ मिलकर प्रधान पुत्र ने यह हमला किया है। कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं। मुझे पता चला कि मढ़ा में कुछ जो है लोगों पे हमला किया गया, उनकी घरों को जला दिया गया। इस विषय में यहाँ पर जो है, जब वहाँ पर जो लोग घायल थे वो यहाँ पर घाटमपुर सीएससी में आए, तो क्योंकि इस समय शादी ब्याह का जो है सीजन भी है, हम निकले हुए थे लोगों के यहाँ जाने के लिए। लेकिन अभी मुझे पता चला तो मैं तुरंत भाग करके आई और मुझे पता चला कि इन लोगों को बहुत बुरी तरह से मारा पीटा गया है और इनके घर तक जला दिए गए हैं। तो इस वजह से मैं आकर के यहाँ पर लोगों से मैंने अभी बुलाया है सजेती थाने से एसओ को और एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा। डीसीपी ने कहा है कि एफआईआर दर्ज होगी और जो जिन्होंने ये सब किया है उनको जो है पकड़ करके सजा होगी उनको। मढ़ा थाना सजेती का गांव है। आज शाम को लगभग 3 से 4 बजे के बीच में सरगांव के अभय सिंह का ट्रैक्टर और इनका गांव के मन्नू लाल का ट्रैक्टर जो रास्ते में खड़ा था, उसमें कुछ आपस में टक्कर हो गई
और जिसको लेके हल्का फुल्का विवाद दिन में हुआ था, लेकिन यूपी 112 ने मौके पे आकर के दोनों पक्षों में समझौता करा दिया था। आज पुनः रात्रि में लगभग 8:30 बजे के आसपास सरगांव से कुछ लड़के अभय सिंह यादव और उनके पक्ष के लोग यहाँ आए और मन्नू लाल के पक्ष के साथ मारपीट करी है। और अब खबर कासगंज से है, जहां अम्मापुर कस्बे में एक ही परिवार के 5 लोगों के शव घर के अंदर मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। नगला भोजपुर निवासी 50 वर्षीय सत्यवीर सिंह, उनकी 48 वर्षीय पत्नी शीला, 12 वर्षीय बेटी आकांक्षा और 10 वर्षीय बेटी प्राची और 8 वर्षीय बेटे ग्रीश मृत पाए गए हैं। सत्यवीर अम्बापुर में एटा रोड स्थित किराए के मकान में परिवार सहित रहते थे और वेल्डिंग की दुकान चलाते थे। बताया जा रहा है कि ग्राहक काम करने उनकी दुकान पर पहुंचा तो दुकान बंद मिली। वो घर पहुंचा तो मकान अंदर से बंद था। झांक कर देखने पर सत्यवीर का शव फांसी पर लटका दिखा। कि यहाँ दुकान में श्यामवीर और सत्यवीर, जिसकी उम्र लगभग 50 वर्ष है, वो अपने परिवार सहित यहाँ रहता था और 2-3 दिन से वो और उसका परिवार यहाँ बाहर नहीं आए हैं। स्थानीय पुलिस यहाँ मौके पर आई और उस परिसर में पीछे जो जाली का दरवाज़ा है उस पर एक कपड़ा बंधा हुआ था। उसको फाड़कर जब देखा तो देखा गया कि अंदर श्यामवीर का मृत शव फंदे पर लटका हुआ है और बाहर से देखने से ऐसा प्रतीत हुआ कि कुछ और शव बिस्तर पर पड़े हुए हैं। जो परिसर है उसमें आगे एक शटर है और पीछे एक दरवाज़ा है, दोनों अंदर से बंद थे। कोई फोर्स्ड एंट्री के साइंस नहीं है। मौके पर 5 शव बरामद हुए हैं। थाना अम्मापुर है कासगंज में। यहाँ पे 5 लोगों की मृत्यु की सूचना मिली थी और इसमें एक मेल और उनकी पत्नी है, साथ में 3 बच्चे भी हैं। घटनास्थल देख के प्रथम दृष्टिया ये लगा कि सुसाइड का प्रकरण है। चूँकि ताला अंदर से लगा हुआ था, कोई पोस्ट एंट्री नहीं थी इसमें और जो शव की परिस्थितियाँ हैं उससे हम लोग ये अंदाज़ा लगा रहे हैं कि ये सुसाइड का प्रकरण है। और जो इसमें एक्सपर्ट ओपिनियन है वो आफ्टर पोस्टमार्टम रिपोर्ट हम लोगों को प्राप्त होगी। जो यहाँ पे आम चर्चा है, जैसा लोगों से बात हुआ कि इसके पीछे आर्थिक तंगी एक वजह हो सकती है। छोटी सी एक दुकान चलाते थे, किराए पे ले रखा था। जनपद कासगंज के अम्मापुर कोतवाली क्षेत्र में एक ही परिवार के 5 लोगों के शव उनके घर में संदिग्ध परिस्थितियों में पाए गए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने 5 के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच पड़ताल में जुटी हुई है। आपको बता दें, यह 5 लोग एक ही परिवार के मियां बीवी और 3 बच्चे थे। पति बताया जाता है कि जो पति था वह फांसी के फंदे पर लटका था और 3 जो बच्चे और बीवी थी वो बिस्तर पर पड़े हुए पाए गए थे। वहीं घटना की सूचना मिलते ही जिलाधिकारी सहित एसपी अंकिता शर्मा व पूरे जिले की पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गई है और सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। कासगंज से के न्यूज़ इंडिया के लिए प्रशांत सोनी। और आगे बढ़ते खबरों में, उत्तर प्रदेश आज तकनीकी जगत के वैश्विक मानचित्र पर मजबूती से उभर आया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्रेटर नोएडा के यमुना सिटी सेक्टर 28 में उत्तर भारत की पहली सेमीकंडक्टर यूनिट की आधारशिला रखी। ये परियोजना उत्तर प्रदेश के औद्योगिक परिदृश्य के लिए गेम चेंजर मानी जा रही है। कैबिनेट मिनिस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी श्री सुनील कुमार जी, गवर्नमेंट ऑफ यूपी के मिनिस्टर ऑफ स्टेट पीडब्ल्यूडी श्री कुंवर ब्रजेश सिंह जी, एम ऑफ यूपी दीपक कुमार जी, सेक्रेटरी पार्टी श्री एस कृष्णन जी, प्रेसिडेंट। और अब खबर अमरोहा से है, जहां अमरोहा में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ भाजपा युवा मोर्चा ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया है। भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष शुभम चौधरी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट के गेट नंबर 1 पर राहुल गांधी का पुतला फूंका और जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि एआई समिट के दौरान दिए गए बयान से राष्ट्र की छवि धूमिल हुई है। कल दिल्ली भारत मंडपम में जो ऐतिहासिक एआई समिट हो रही थी, उसके दौरान कांग्रेसियों की एक बहुत ही घटिया और गिरी हुई मानसिकता का सब लोगों ने उदाहरण देखा। जैसे उन्होंने भारत की विश्व पटल पर छवि धूमिल करने का एक प्रयास किया, उसके विरोध में आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के अमरोहा के सभी युवाओं में भारी आक्रोश था और उसी के तहत आज हमने यहाँ राहुल गांधी का कांग्रेसियों का पुतला फूंका है और जिलाधिकारी
महोदया से राष्ट्रपति जी को नाम एक ज्ञापन दिया है और हम ये मांग करते हैं कि ऐसे लोग जो भारत को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं उन पर देशद्रोह का मुकदमा लिख कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। और अब खबर झांसी से है, जहां सपा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने दावा किया कि यूपी विधानसभा चुनाव 2027 प्रदेश में सपा सत्ता की शुरुआत करेंगे। उन्होंने दावा किया कि भाजपा नेताओं के बीच अंदर ही अंदर बड़ी खींचतान है, मुख्यमंत्री व उप मुख्यमंत्री के बीच ही नहीं बन रही है। अखिलेश यादव ने यूपी के लॉ एंड ऑर्डर को पूरी तरह से बर्बाद बताते हुए आरोप लगाया कि स्क्रैप माफिया को जेल से भगा दिया गया है। पार्टी को बाहर जाना है, अभी थोड़ा बाहर कर पाए हैं, 27 में पूरा बाहर हो जाएंगे। 27 में जनता ऐतिहासिक जीत दिलाने जा रही है और इसलिए भी दिला रही है, इनके मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम एक दूसरे का सर फोड़ रहे हैं। कभी हमने आपने कल्पना नहीं की होगी, हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के सबसे हमारे पूजनीय शंकराचार्य, उनके खिलाफ कोई बोल भी नहीं सकता था। लेकिन सोचिए, अहंकार ने, इस सरकार के अहंकार ने, और न केवल उनका अपमान किया बल्कि हमारी पौराणिक परंपरा जो रही है सनातन धर्म की और हिंदू धर्म की, शंकराचार्य पूरे अपने सम्मान के साथ, गाया बाजा के साथ, अपने जितने सहयोगी साथी उनके साथ जाकर के गंगा और संगम में स्नान करते थे। हम नहीं समझते कि हमें, आपको याद होगा कि कभी किसी पूजनीय शंकराचार्य को स्नान से रोका गया हो। और अब खबर जालौन से है, जहां बाबा आसाराम बापू के पोस्टर लगाए जाने से महिलाओं में रोष व्याप्त है। उन्होंने सड़क पर पोस्टर लगाए जाने के विरोध में प्रदर्शन किया है। इस दौरान सपा की महिला कार्यकर्ताओं ने आसाराम मुर्दाबाद के जोरदार नारे लगाए। प्रदर्शनकारी महिलाओं ने सार्वजनिक स्थलों पर आसाराम के पोस्टर लगाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। दावा किया कि पोस्टर लगाकर नारी शक्ति का अपमान किया जा रहा है। सभी लोग जिला जालौन से हैं और शहर से मातृ शक्ति सारी इकट्ठी हुई है। आसाराम के जो जगह जगह हमारे पूरे क्षेत्र में चौराहों पे, स्टेशन पे बैनर, पोस्टर, होर्डिंग लगे हैं, उनके माध्यम से जो उनका प्रचार किया जा रहा है, उनके अनुयायियों द्वारा, ये सरासर खिलाफ है। इसके साथ साथ ये लोग माइक के द्वारा भी स्टेशनों पर प्रचार प्रसार का कार्य किया है, जिससे कि समस्त लोगों को इनके बारे में एक अलग ही संदेश जा रहा है। जब हम संविधान को मानते हैं और संविधान के हिसाब से चलते हैं, संविधान में एक अपराधी को अपराध मिल चुका है और वो सजा काट रहा है पिछले 13 सालों से, कभी कभी पैरोल पे बाहर आते हैं। और अब खबर चित्रकूट से है, जहां भाजपा युवा मोर्चा के एक पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं ने मुख्यालय स्थित धनुष चौराहे पर एकत्र होकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पुतला फूंककर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग करते हुए राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन की प्रति एसडीएम सदर पूजा साहू को समर्पित की है। भारत द्वारा अंतर्राष्ट्रीय देशों 100 देशों को मिलाकर एक इंडिया एआई समिट का आयोजन किया गया था भारत मंडप नई दिल्ली। इसका शुरुआत 16 तारीख को हुई और कल समापन था। तो कांग्रेस के युवा कार्यकर्ताओं ने कल अर्धनग्न होकर जो वहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया है वो बहुत ही गलत है। उसी के विरोध में हम लोग आज यहाँ पर राहुल गांधी का पुतला, कांग्रेस पार्टी का पुतला करने के लिए हम लोग सब लोग आए हुए हैं। ये राजनीति का स्तर उन्होंने जो गिराया है, लोकतांत्रिक तरीके से जो होना चाहिए, जो विरोध होना चाहिए वैसा नहीं है। उन्होंने बहुत निम्नता का काम किया, नग्नता का काम किया। उसी विरोध में हम सब युवा कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के भारत की छवि जो विश्व मंच में धूमिल हुई है, उसी के विरोध में हम सब लोग यहाँ उपस्थित हुए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। बात कर रहे हैं कन्नौज की, जहां प्रदेश सरकार के स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री असीम अरुण ने यूजीसी को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बेतकल्लुफी से स्वीकार किया कि महाविद्यालयों विश्वविद्यालयों में भेदभाव होता है।
उन्होंने स्वीकार किया कि संबंधित कैंपस में जाति, धर्म और स्त्री पुरुष का भेदभाव हो सकता है। नए यूजीसी कानून में यही भेदभाव समाप्त करने का प्रावधान किया गया है। और अब खबर कानपुर से है, जहां कानपुर के औद्योगिक विकास को नई रफ्तार देने की दिशा में एक बड़ी पहल देखने को मिली है। जब सीआईआई ने उद्योग जगत के साथ मिलकर शहर के विकास के रोड मैप पर विस्तार से चर्चा की। इस दौरान ग्रीन ब्रेसलेस और एमएसएमई सेक्टर को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। सीआईआई कानपुर जोन के उपाध्यक्ष गौरव पिलानिया ने कहा कि उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य में कानपुर की भूमिका निर्णायक होगी। उन्होंने कहा कि एक प्रतिस्पर्धी और भविष्य के लिए तैयार औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण ही प्राथमिक लक्ष्य है। देख लीजिए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन देख लीजिए, शुरू से 60 साल। तो आज जो सीआईआई की कॉन्फ्रेंस है वो कुछ जो हमारे यहाँ पे मेंबर्स हैं उनके अपॉर्चुनिटीज़ और चैलेंजेस पे हम लोग चर्चा करेंगे। सीआईआई कैसे हमारे मेंबर्स को और फर्दर हेल्प कर सकती है उसके ऊपर चर्चा करेंगे, क्योंकि सीआईआई एक संस्था है जो पूरे इंडिया में मतलब बहुत इस्टेब्लिश्ड है, कई सालों से इस्टेब्लिश्ड है और इनके कई सारे डिफरेंट एवेन्यूज़ हैं जिसपे इंडस्ट्री अक्रॉस इंडिया गवर्नमेंट के साथ काम करती है, पॉलिसीज़ पे, रिफॉर्म्स पे, और उसमें करते करते हमारे पास बहुत सारे माध्यम भी हैं। फॉर एग्जांपल हमारे कुछ सस्टेनेबिलिटी सेंटर्स हैं सीआईआई के जो कि हेल्प करते हैं वेरियस हमारे मेंबर्स को अक्रॉस इंडिया कि कैसे हम लोग उसमें अपने मेंबर्स की कंपनीज को कंप्लायंट बनाएं, सस्टेनेबल बनाएं। आजकल अगर आप देखा जाए तो यूएन के जो लॉज हैं, अगर ग्लोबल आपको एक्सपोर्टर बनना है तो उसमें बहुत सारे कॉम्प्लायंसेस को आपको मद्देनजर रखना पड़ता है। और अब खबर लखनऊ से है, जहां लखनऊ में लुमिना 13 नामक स्कूल का उद्घाटन किया गया, जहां बच्चों को एआई आधारित रोबोटिक्स की शिक्षा दी जाएगी। स्कूल में नोवा नाम का रोबोट भी तैयार किया गया है जो बच्चों के सवालों के जवाब देगा और पढ़ाई में उनकी मदद करेगा। नोवा रोबोट गुड़िया की तरह बोलता है और बच्चों को आकर्षक तरीके से सीखने के लिए प्रेरित करता है। को बताना चाहती हूँ कि मेरे यहाँ पर नोवा के नाम से एक महिला का रोबोट लगा हुआ है जिसको कि श्री अमितेश शर्मा ने बनाया है टीम ने, और ये करीब 50 रोबोट ऐसे बना चुके हैं जो भारत के विभिन्न भागों में काम कर रहे हैं। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि ये रोबोट बच्चों के बातों को भी जवाब देता है। जैसे बच्चों ने कहा हमारे लिए एक गाना लिख दीजिए तो गाना लिख दिया। मिस नोवा है हमारे पास यहाँ पे, एंड जैसे हम बात करते हैं कि टेक्नोलॉजी में प्रगति हो रही है, उन्नति हो रही है, तो वो बच्चों को कैसे हेल्प करेगी। तो आपने अभी सबने यहाँ पे देखा कैसे मिस नोवा यहाँ पे बच्चों को पोएम्स सुना रही थी, उनके क्वेश्चंस के जवाब दे रही थी। और जी आप यही है मिस नोवा हमारे साथ। और बच्चों जो है हमारे पास क्लास 5 क्लास 6 के बच्चे कैसे कार्डबोर्ड से रोबोट्स बना सकते हैं, तो वो जो एक टेक्नोलॉजी है, वो एक जो कला है, वो हम यहाँ पे बच्चों को सिखाएंगे। तो आज हमारा बहुत ही खास दिन है। आज हम लोग मिस नोवा से आज हम लोग मिले हैं। ये हमारे आज लुमिना परिवार की एक मेंबर बनी है। तो ये रोबोट बेसिकली बच्चों की मदद करेगा चीज़ें समझने में। एक अब जैसे हम एआई जनरेशन में एक न्यू एरा में हैं, तो एआई जहां हर जगह आ रहा है, तो क्यों ना इसको हम लोग पढ़ाई में बच्चों के लिए भी मदद करें। तो विद ब्यूटीफुल मिस नोवा एंड इनकी टीम हम लोग बच्चों के लिए एक नया अपॉर्चुनिटी क्रिएट किए हैं, जिससे ना कि वो अपने आप से इनको टीचर एंड उन सब की तरह ट्रीट करके इनसे पूछ सकते हैं, जबकि वो अपना एक खुद का रोबोट भी बना सकते हैं।
और अब आगे बढ़ते खबरों में खबर जालौन से है, जहां भारत सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने, जोखिम कम करने और आधुनिकीकरण के कई प्रमुख योजनाएं शुरू कर दी हैं। प्रमुख योजनाओं में पीएम फसल बीमा योजना और किसान क्रेडिट कार्ड शामिल है। इनके अलावा मृदा स्वास्थ्य कार्ड, पीएम कुसुम और पंप और नए एफपीओ कृषि उत्पादक संगठन के गठन जैसी योजनाएं इसमें शामिल हैं। तो किसानों को लेकर लगातार पिछले कई वर्षों से लड़ाई चलती आ रही है, लेकिन हम बात कर रहे हैं जालौन के किसानों की, जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय किसान यूनियन के राजवीर सिंह जादौन, राष्ट्रीय महासचिव, जो पिछले कई वर्षों से किसानों के लिए लड़ते आ रहे हैं और आज भी उनकी लड़ाई जारी है। उनका कहना है कि जब तक किसानों का हक और जब तक किसानों को लाभ नहीं मिलेगा, हम झगड़ा करते रहेंगे, भले ही सरकार किसी की भी हो। आज हमारे साथ ये मौजूद, उनसे बातचीत करेंगे। हालांकि सरकार ने भी जिस तरीके से किसानों को लाभ के लिए जो कुछ फायदे पहुंचाए हैं, उसमें उनकी क्या राय है? जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, अभी किसानों के लिए गवर्नमेंट ने कुछ नई स्कीमें शुरू करी हैं, तो उसमें उनको कितना फायदा मिलने वाला है? देखिए, स्कीमें आती रहती हैं, इम्प्लीमेंट होता रहता है, स्कीमें फेल होती रहती हैं। सबसे मुख्य समस्या ये है कि ये विभिन्न जलवायुओं का देश है, बड़ा देश है। इसमें हर क्षेत्र के हिसाब से योजनाएं बनना चाहिए, जिससे किसान की पैदावार बढ़े और किसान की तरक्की हो। हमें बिजली के खंभे दिखाई दें, हमें नहर दिखाई दे, हमें गोडाउन बड़े बड़े भी दिखाई दें, इनका कोई मतलब नहीं। बिजली समय से मिले तब तो बिजली के खंभों का मतलब है। नहर में पानी मिले, गोडाउनों से खाद निकल करके हमारे खेत तक पहुंचे, हमें समय पे खाद मिले। और इनसे सबसे बड़ी बात एक है, उनकी तो हिंदुस्तान में बात ही नहीं कर पा रहे। हम लोग तो MSP की बात कर रहे हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मिनिमम बेनिफिट प्राइस की बात ही नहीं कर पा रहे, और MSP भी नहीं मिल पा रहा। तो किसान की फसल का लाभकारी मूल्य अगर सरकार उसको दिलाए तो अभी लाभ माना जाएगा। दुनिया के सब जवाब दिखाने से कुछ होने वाला। हमारा पिछला आंदोलन जो था वो उस पे MSP गारंटी कानून पर भी समझौता हमारा हुआ था, और सरकार ने कहा था कि कमेटी बना करके MSP की ऊपर पूरा अध्ययन करेंगे और उसको लागू करेंगे। उस कमेटी का 4-5 साल हो गए, कोई पता नहीं चला कि क्या उनकी कमेटी कहाँ चली गई, कहाँ उसकी रिपोर्ट है। तब तो बात है अब कम ना बिके तब हमें लाभ मिलेगा। अच्छा, शासन द्वारा कई तरीके के प्रयोग किए जा रहे हैं कि किसानों को किसी तरीके से लाभ पहुंचे। इसको लेकर एक बैंक मशीनरी का उन्होंने स्टार्ट किया है, उनको इसमें से फायदा पहुंचाने के लिए। तो क्या लगता है, इससे फायदा नहीं पहुंचेगा क्या? मशीनरी बैंक का फायदा तो अब जिस किसान को मिला उसी को फायदा होगा। हमें नहीं पता वो कहाँ सामुदायिक खेती कर रहा है। तो किसानों के लिए सारी, बिल्कुल किसानों के लिए है, लेकिन वो स्पेसिफिक किसान को होगा। इतना रुपए खर्च करने की जगह पर जो कृषि यंत्रों की कीमत बढ़ती चली जा रही है, कम से कम GST 0 कर दें कृषि यंत्रों पर। ये तो अत्यावश्यक है। खेती की लागत घटाने के लिए कृषि यंत्रों को सस्ता करें, विशेष प्रकार के किसानों को बड़ी भारी छूट दे करके, और जो सरकारी टेंडर होते हैं वही खुले मार्केट में कल्टीवेटर 3000 का मिल रहा, और अगर सरकारी उस पर देखो तो 6000 का मिल रहा। तो इस तरह बर्बादी न करे सरकार पैसे की। किसान को, सारे किसानों को लाभ हो, स्पेसिफिक किसानों को लाभ पहुंचाने का काम न कर, उसके लिए। अच्छा, तमाम किसानों की मांग और डिमांड पर ये योजनाएं निकाली जा रही हैं, तो क्या लगता है सारी योजनाएं गवर्नमेंट की तरह ही हैं? हमें नहीं पता किन किसानों से सरकार बातचीत करती होगी, किन किसानों की सलाह लेती होगी। अगर एक सरकार से ये अनुरोध करेंगे कि दिल्ली में बैठ करके, दिल्ली में बुला करके कुछ किसान प्रतिनिधियों के माध्यम से और पूरे हिंदुस्तान के किसानों का की आवाज बनाने का प्रयास करते, ये ना करें। क्षेत्र वाइज जा करके क्षेत्रों में जाएं और वहां अध्ययन करवाएं और उसी क्षेत्र के हिसाब से योजनाएं बनाएं। हालांकि संवाद कर अगर फायदा पहुंचाएं तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि जिस तरीके से किताबों पर अगर और कागजों पर अगर फायदा पहुंचाते हैं, उसमें किसानों को फायदा नहीं मिलने वाला है। देखना ही होगा आने वाले समय में किस तरीके से किसानों को फायदा पहुंचता है, आने वाला वक्त बताएगा। कैमरा पर्सन मनीष पांडे के साथ माजिद रहमान, के न्यूज जालौन। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया।